नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एडुटेरिया सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। तो एडुटेरिया का जो वॉल्यूम 2 बुक आ चुका है बिहार दरोगा का, उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 2 नंबर तक का प्रैक्टिस सेट अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो आप हमारे चैनल स्टडी लूप को विजिट कीजिए। वहाँ एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप सेट 1 और 2 को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इसका प्रैक्टिस सेट का PDF भी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम को ज्वाइन करके सभी सेट को प्राप्त कर सकते हैं और घर बैठे भी बना सकते हैं आसानी से। तो चलिए सेट नंबर 3 को हम लोग डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले अगर जो इस चैनल पर नए हैं, अगर वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस 3 क्या है, इसका जो है 15 सेट जो इस बुक का है वो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेट नंबर 3 का आपका पहला प्रश्न क्या है। किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले के समानुपाती होती है। तो उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है। क्या होती है? किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है, यानी कि एक समान होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका बल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि प्रकाश के संबंध में असत्य कथन है, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है प्रकाश के संबंध में। तो पहला है कि यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। इसका वर्ण विक्षेपण होता है, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है, ये आपका स्टेटमेंट जो है प्रकाश के माध्यम में यह फॉल्स है दोस्तों, ये आवृत्ति नहीं बदलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका असत्य है। यह जो आवृत्ति जो है अपरिवर्तित होती है, कोई परिवर्तन इसमें नहीं होता है आवृत्ति में, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर का प्रश्न कि निम्न में से कौन जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ इनमें से कौन कौन है। पहला आपका कोबाल्ट है, तो ये आपका नहीं है, जो जस्ता भी नहीं है, पारा भी नहीं है, लेकिन अल्मुनियम जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है वो अनुचुंबकीय पदार्थ है। और जान लीजिए कि अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में कमजोर रूप से चुंबकीय हो जाते हैं। जैसे इसमें एक अल्मुनियम हो गया, दूसरा आपका सोडियम, तीसरा प्लेटिनियम, चौथा ऑक्सीजन, ये सभी जो है आपके अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। चलिए 4 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा जो है अपरिवर्तित रहती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर के प्रश्न का। 5 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि एक्स किरणों के विषय में कौन सा कथन सही है। तो एक्स किरण के विषय में आपका 4 कथन दिया हुआ है। पहला है आपका कि विद्युत क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित होती है परंतु चुंबकीय क्षेत्रों के द्वारा नहीं होती है। ये आपका स्टेटमेंट जो है एक्स किरण से रिलेटेड ये सही नहीं है, यानी पहला गलत हो जाएगा। दूसरा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती है परंतु विद्युत क्षेत्र के द्वारा नहीं होती है, यह भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों के द्वारा ही विक्षेपित होती है, यह भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है, यह जो है एक्स किरण के विषय में ट्रू स्टेटमेंट है, यानी सही कथन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 नंबर के प्रश्न का। 5वां नंबर है कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। और देखिए आपका ये कूट दिया हुआ है ए बी सी और डी, इनमें से कौन सा जो है आपका कथन वो सही है, वो इस हिसाब से आपको चुनना है। तो पहला है कि बल की चुंबकीय रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये आपका कथन सही है। दूसरा है कि वे ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है, ये आपका स्टेटमेंट जो है फॉल्स है दोस्तों, ठीक है। दूसरा है कि तीसरा है कि चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होती है, ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। चौथा है कि बल की चुंबकीय रेखा जो है चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर वर्क में बंद होती है, ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट सही है। तो पहला और चौथा जो स्टेटमेंट है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण के संबंध में सही है, तो केवल 1 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और देखिए आपका जो चारों स्टेटमेंट है उससे रिलेटेड कुछ हम आपको बात बता दे रहे हैं, जैसे फैक्ट्स कि बल की चुंबकीय रेखाएं जो चुंबक के पिंड के माध्यम से फैली हुई निरंतर वर्क में बंद होती है, ये आपका सही है। और चुंबकीय बल जो है रेखाएं उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव का समाप्त होती है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव, ना कि दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव में, इस कारण ये गलत हो गया। और बल की चुंबकीय रेखा कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, इस कारण ये आपका ट्रू है। और वे भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिकतम होती है, ठीक है, इस कारण से आपका जो है केवल 1 और 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 नंबर के प्रश्न का। अब देखिए 7वां नंबर का प्रश्न क्या है। 7वां है कि नशे में घुत होकर गाड़ी चलाने वालों के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किए जाने वाला यौगिक है। क्या है? नशे में धुत होकर जो गाड़ी चलाने वाले लोग होते हैं उनके लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किए जाने वाला यौगिक है। तो उसमें कौन सा उपयोग किया जाता है यौगिक है, वो होता है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला है आपको दोस्तों K2Cr2O7। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नशे में घुत होकर गाड़ी चलाने वालों की जांच के लिए ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो है श्वास विश्लेषण में उपयोग किए जाने वाले यौगिक का नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर का प्रश्न है कथन ए और आपका रीजन आर, यानी कि कथन एसर्शन से और रीजन से संबंधित प्रश्न है, आपका कौन सा सही होगा स्टेटमेंट वो आपको बताना है। एसर्शन यानी कि कथन हिंदी में दिया हुआ है कि नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे का तापमान प्राप्त होता है।
तो कथन आपका सही है। और कारण क्या दिया है आपका 0 डिग्री से नीचे तापमान प्राप्त होने का, कि नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। यह जो है आपका कथन जो है वो गलत है, वो गलनांक को घटा देता है। ठीक है, इस प्रकार से रीजन जो है आपका गलत है और कथन सही है। सो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर के प्रश्न का। 9वां नंबर का प्रश्न है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ है, उसका अर्ध आयु 10 दिन है। इसका मतलब होता है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन जो है 20 दिनों में हो जाएगा। इसका अर्थ मतलब यही है, इसका आशय यही है, अभिप्राय यही है। सो 9 नंबर का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर का प्रश्न देखिए कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ठीक है, सत्य नहीं है। ठीक है, तो वो है आपका कि सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं। ये आपका सत्य नहीं है दोस्तों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी पदार्थ के परमाणु जो है सभी मायनों में समान होते हैं। ठीक है, और ये कथन जो है आपका असत्य हो गया। सो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा डाल्टन के अनुसार। 10वां के बाद 11वां नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार यानी कि बेस के विषय में सही है। क्षार जिसे हम लोग इंग्लिश में बेस कहते हैं, तो बेस के विषय में यह सही है कि यह जो है कड़वा होता है बेस, और यह लाल लिटमस पट्स को जो है नीले रंग में बदल देता है। यह जो है क्षार के यानी कि बेस के संबंध में सही कथन बता रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 11 का राइट आंसर हो जाएगा। और 12 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में आपके जंतु का नाम दिए गए हैं और सूची 2 में आपके संघ, यानी कि बायोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न है। तो पहला है आपका एस्कैरिस। एस्कैरिस जो है किस संघ के हैं, वो एस्कैरिस जो है वो आपके सूत्रकृमि संघ के हैं, यानी कि इसे हम लोग इंग्लिश में निमेटोडा कहते हैं, यानी कि ए का आपका 3 हो जाएगा। दूसरा है मलेरिया परिजीवी। मलेरिया परिजीवी जो है आदि जंतु है, यानी कि प्रोटोजोआ है। इस प्रकार से आपका जो है बी का 4 हो जाएगा। घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी किस संघ के हैं, संधिपाद संघ के, यानी कि उसे इंग्लिश में ऑर्थोपोडा कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर आपका सी का 2 है। फिर आपका डी है गाय। गाय जो है स्तनपायी वर्ग, यानी कि मैमेलिया हो गया। तो आपका जो करेक्ट मिलान है वो कौन सा, ए का 3 है, बी का 4 है, सी का 2 है और डी का 1 है। सो ऑप्शन नंबर ए में देखिए सही कुट दिया हुआ है 3, 4, 2, 1। ऑप्शन नंबर ए 12 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 13 है कि किस कारण से ईथर की थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर ठंडक प्रदान करती है। इसका साइंटिफिक रीजन क्या है बताइए, कि थोड़ी भी मात्रा जो है हथेली पर ठंडक प्रदान करती है ईथर का। इसका प्रमुख कारण है वाष्पीकरण के कारण। ठीक है, ईथर जो है वाष्पशील पदार्थ है और वाष्पीकरण के कारण जो है थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर ठंडक प्रदान करती है। सो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाष्पीकरण के कारण। और ईथर का उपयोग किस में किया जाता है, निश्चेतक के रूप में किया जाता है। ईथर का उपयोग जो है इत्र में किया जाता है, सफाई उत्पाद में होता है, और दवाई उपयोग में ईथर का उपयोग बहुत ही तेज पैमाने पर होता है, बहुत पैमाने पर, बृहद पैमाने पर होता है। 14 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है और कहाँ पूर्ण होती है। तो पाचन की प्रक्रिया जो है मुंह में शुरू होती है। ठीक है, मुंह से शुरू होती है और छोटी आंत में जो है जाके खत्म हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार से 14 नंबर का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया जो है 5 अवस्था में होती है। 5 अवस्था, पहला जो है आपका भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, दूसरा आपका पाचन होता है, तीसरा आपका अवशोषण होता है, चौथा आपका स्वांगीकरण होता है, और 5वां जो है लास्ट वो मल त्याग होता है। इस प्रकार से पाचन की संपूर्ण क्रिया जो होती है 5 अवस्थाओं में होती है। और पाचन की क्रिया एक जो है बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, ये आप याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर आपका ये 14 नंबर का करेक्ट आंसर है। 15 नंबर का प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला है। तो खाद्य श्रृंखला क्या है दोस्तों, खाद्य श्रृंखला है एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य यानी कि भोजन का स्थानांतरण जो है वो खाद्य श्रृंखला कहलाता है। और खाद्य श्रृंखला में जो है एक जीव से दूसरे जीव को भोजन जो है के रूप में प्राप्त होता है, खाद्य के रूप में प्राप्त होता है। और भोजन के लिए सभी जीवों जो है पादप जीव हैं वो पादपों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है निर्भर होते हैं, यह भी आप याद रखें। तो एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य स्थानांतरण जो है वो खाद्य श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब 16 नंबर का प्रश्न देखिए कि मार्सिलिया, फर्न और हॉर्सटेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण है। सभी आपके बायोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न है। एक नाम है मार्सिलिया, दूसरा फर्न और तीसरा है हॉर्सटेल। ये जो है किसके, ये टेरिडोफाइडा पादप समूह के उदाहरण है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेरिडोफाइडा। और इस वर्ग के पौधों का जो शरीर है, जड़ है, तना है तथा पत्ती है, उसमें विभाजित होता है। इन पौधों का जो इस वर्ग का जो पौधे होते हैं उनका शरीर जड़, तना और पत्ती में विभाजित होता है। और इनमें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए
संवहन उत्तक भी जाए जाते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं। इस प्रकार से आपका टेरिडोफाइडा इसका करेक्ट आंसर होगा। मिर्सिलिया, फर्न और हॉस्टेल इस पादप समूह के उदाहरण हैं। 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा लार यानी कि इंग्लिश में हम लोग सलाइवा कहते हैं, सलाइवा का लाभ नहीं है। तो सलाइवा का लाभ है नहीं है, यह है कि शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। सलाइवा जो है शरीर में आरबीसी की वृद्धि नहीं करती, यह लाभ नहीं है। बाकी यह निगलने में मदद करती है, यह जो है मुख तथा दांतों को साफ रखती है, यह होठों तथा जिह्वा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है। सलाइवा का यह लाभ है, सलाइवा का यह वर्क है, लेकिन यह शरीर में आरबीसी का वृद्धि करती है, ये इसका फंक्शन नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 नंबर के प्रश्न का। और देखिए लार यानी कि सलाइवा से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लीजिए कि लार जो है हल्की अम्लीय यानी कि पीएच जो है 6.8 इसका होता है, यानी हल्की अम्लीय होता है। और यह जो है कहाँ से निकलता है, ये लार ग्रंथियों से निकलता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन लगभग जो है 600 मिलीलीटर, कितना 600 मिलीलीटर, तो 600 मिलीलीटर जो है लार बनता है। और इसमें लगभग जो है 99% जल होता है और 1% जो है एंजाइम होता है। और लार जो है मुंह में पीएच संतुलन बनाए रखने में भी काफ़ी मदद करती है। इस प्रकार से आपका जो है यह शरीर में आरबीसी की जो है वृद्धि करता है, यह सलाइवा का लाभ नहीं है। चलिए 18 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना बंद कर दे, ठीक है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा। तब कोशिका में जो है भोजन का जो है ऑक्सीकरण जो है नहीं होगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो सकेगा। और मोटोकॉन्ड्रिया का जो है कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया का नाम जो है कार्ल बेंडा ने 1898 ईस्वी में दिया था, ठीक है। और इस प्रक्रिया के दौरान भोजन में जो मौजूद रासायनिक ऊर्जा है वो एटीपी में बदल जाती है, भोजन के ऑक्सीकरण इस प्रक्रिया में नहीं हो पाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है कि डेसिमल यानी कि दशमलव से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति है, तो उस युक्ति का नाम है एनकोडर। एनकोडर का इस्तेमाल किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 19 नंबर के प्रश्न का। 20 नंबर का प्रश्न है कि थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो थायमिन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। तो B1 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विटामिन बी जो है जल में घुलनशील विटामिन है, एक है जल में घुलनशील होता है, एक अघुलनशील होता है। इसमें जो है बी जो है आपका जल में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन का आविष्कार जो है फंक ने किया था, कब किया था, 1912 ईस्वी को किया था, ठीक है। और जान लीजिए कि आपका जो है जैसे कि रेटिनॉल किस विटामिन का नाम है, तो रेटिनॉल जो है विटामिन ए का नाम है। दूसरा है आपका राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है, तो विटामिन B2 का नाम है दोस्तों, ठीक है। ये सभी आपका विटामिन और विटामिन के जो है रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 नंबर के प्रश्न का। 21 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है सेट नंबर 3 का कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर दोस्तों इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बुद्ध के अवशेष पर बनाया गया स्मारक को जो है स्तूप कहा जाता है, ये भी आप जान लीजिए स्तूप किसे कहा जाता है। और कार्ले का चैत्य यानी कि महाराष्ट्र में जो है वो भारत में सबसे बड़ा चैत्य है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर हो गया। और बुद्ध धर्म से यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ आप फैक्ट्स भी जान गए। 22 नंबर है कि प्यूनिक युद्ध के मध्य लड़े गए थे। प्यूनिक जो है रोम और कार्थेज के मध्य लड़े गए थे। प्यूनिक युद्ध यानी कि रोम और कार्थेज, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यूनिक युद्ध जो है 264 ईसा पूर्व से लेकर 146 ईसा पूर्व के मध्य यूरोप के प्रदेश तट एवं भूमध्य सागर के कार्थेज तथा रोमन सैनिकों के बीच हुए थे। इस प्रकार से आपका बी राइट आंसर है, रोम तथा कार्थेज। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से राख का साच किस पुरापाषाणिक स्थल से मिला है। तो राख का साच जो है कुर्नूल गुफा किससे, कुर्नूल गुफा से मिला है। कुर्नूल गुफा यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इससे स्पष्ट होता है कि पुरापाषाणिक आरंभिक लोग जो है वो आग से प्रचलित थे। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर के प्रश्न का। 24 नंबर का प्रश्न है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो हड़प्पा स्थल जो है वो रावी नदी के तट पर अवस्थित है, यानी कि रावी नदी, ऑप्शन नंबर डी 24 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो है पंजाब प्रांत में जो है मोंटीगोमरी जिला में अवस्थित है। और ये जो हड़प्पा स्थल है इसकी खोज दयाराम साहनी ने किए थे, कब किए थे, 1921 ईस्वी में। और हड़प्पा जो है सिंधु सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल है, इसी कारण से सिंधु सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी रावी नदी के तट पर अवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 24 नंबर के प्रश्न का। 25 है कि ऋग वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन देखिए कि इस काल में मवेशियों के लिए जो है युद्ध लड़े गए जाते थे, क्या है, मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, ये आपका स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। दूसरा है कि लड़ाइयाँ ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। इस काल में युद्धों के लिए कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। और युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था, यह जो है ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में सही नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी 25 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से आपके कथन सही है वो आपको बताना है।
तो पहला है कि मौर्य शासक आवागमन के महत्वपूर्ण मार्गों तथा नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। तो ये आपका मौर्य प्रशासन से जुड़े जो है कथन सही है। मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना या भेंट दिया करते थे। ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो मौर्य प्रशासन से जुड़े सभी कथन सत्य हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर के प्रश्न का। 27 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में आपका देखिए विशाख दत्त जो है उनका सही सब उनका जो है वो नाटक से है। और वहार बराहमिहिर वो क्या है, बराहमिहिर जो है वो खगोल विज्ञान है। चरक जो है वो क्या है, चरक जो है वो आपके चिकित्सक, और ब्रह्मगुप्त जो है गणित। इन सभी से जो आपका सही मिलान है तो आपका ए का 2, बी का 3, सी का 1, 4 का डी का 4, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 नंबर के प्रश्न का। 28 है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था। तो गैरिसन शहर का निर्माण जो है सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किले यानी बंद शहर किया जाता था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैरिसन शहर का निर्माण जो है वो सैनिकों के टुकड़े के रहने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है 29 नंबर के औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें जो है उसे मराठे और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला था। तो कौन सा पुत्र है, उसका नाम जो है राइट आंसर हो जाएगा वो अकबर हो जाएगा। ठीक है, तो अकबर जो है उसके विरुद्ध विद्रोह किया था जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट है 30 नंबर को 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन थे। तो उनका नाम है दोस्तों जस्टिस CN ब्रूमफील्ड। ये जो है 1922 में गांधी जी को सजा सुनाए थे। सो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर के प्रश्न का। और 1922 में जो है उन्हें राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। किस लिए, राजद्रोह के आरोप में। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 30 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है। 31 है कि निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की है। तो खालसा पंथ की स्थापना की है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। 32 है कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है। यह कथन किसका है। तो यह कथन है दोस्तों HJ खांडेकर का। HJ खांडेकर का क्या कथन है कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी 32 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 33 है कि राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो राजा राम मोहन राय के बारे में बताना कौन सा कथन असत्य है। तो पहला है कि इन्होंने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठानों का समर्थन किया। तो इन्होंने जो है समर्थन किया, ये आपका जो है गलत है दोस्तों। ये समर्थन नहीं बल्कि इसका विरोध किया। इस प्रकार से आपका पहला स्टेटमेंट ही फॉल्स है। बाकी राजा राम मोहन राय हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। ये कथन सही है। इन्होंने वेदों तथा उपनिषदों के बांग्ला अनुवाद प्रस्तुत किया। ये भी सही है। और राजा राम मोहन राय समाज सुधारकों के में अग्रणी थे। ये भी कथन सत्य है। इन्होंने जो है मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठानों का जो है विरोध किया था। इस कारण से आपका जो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि लिखा हुआ इन्होंने समर्थन किया था। 34 है कि निम्नलिखित में से 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में से किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। तो प्रस्ताव पारित किया गया था असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। ठीक है, किस आंदोलन का, वो है असहयोग आंदोलन। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका प्रस्ताव कब पारित किया गया, 1920 ईस्वी में। और किस अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में। 3 क्वेश्चन यहाँ हो गए। 35 नंबर है कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन जो है काकोरी संयंत्र केस से जुड़े नहीं थे। 4 में जो है काकोरी संयंत्र केस से जुड़े नहीं थे। तो राम प्रसाद बिल, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खान जो ये तीनों जुड़े थे, लेकिन भगत सिंह जो है काकोरी संयंत्र केस से जुड़े नहीं थे। तो भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 35 के बाद 36 नंबर का प्रश्न के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। बलिया, तामलुक या सतारा। तो बलिया, तामलुक और सतारा, इन तीनों जगह पर जो है समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था। कब किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउंटबेटन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो माउंटबेटन योजना जो है वो देश के विभाजन से संबंधित है। तो देश के विभाजन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन ने मार्च 1947 में नए वायसराय बनकर भारत आए और भारत को 2 स्वतंत्र राज्य हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांटने की योजना जो है माउंटबेटन योजना प्रस्तुत किया। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए देश के विभाजन से संबंधित है। 37 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए। 38 है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है आपका लॉर्ड नाथ जो है 1973 का रीरेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित है। ये आपका सही है। दूसरा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, ये भी सही है। लॉर्ड बेंटिक जो सती प्रथा का उन्मूलन, ये भी सही है। लॉर्ड कैनिंग जो है भारतीय शिक्षा का मैग्रेगाटा कहा जाता है, ये आपका जो है गलत है दोस्तों। ये कथन जो है आपका गलत है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर आपका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग जो है गलत है। और भारतीय शिक्षा का मैग्रेगाटा किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को, ना कि आपको जो है लॉर्ड कैनिंग को। प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से अभिप्राय है क्या है। भारत का जो प्रस्तावना है उसमें जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाहरी सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। यानी ऑप्शन नंबर ए 39 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर होगा। 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है। तो मौलिक अधिकार का सबसे सटीक वर्णन है आपका कौन सा, ये
40 नंबर के प्रश्न में कि संविधान द्वारा प्रदत्त तथा सुरक्षित समस्त अधिकार, ये जो है आपका मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी 40 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर होगा। 41 है कि निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध जो है केंद्रीय बजट से है। तो किसका इन चार में से जो है कटौती प्रस्ताव का जो संदर्भित संबंध है वो केंद्रीय बजट से है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए 41 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कौन सा युग्म सही है। एक तरफ है अनुसूची और दूसरी तरफ है उपबंध दिए गए हैं। तो ठीक है, तो पहला है कि चौथे अनुसूची में क्या उपबंध है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, ये आपका कथन सही है। दूसरा है कि छठी अनुसूची जो है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, ये आपका जो है स्टेटमेंट जो है फॉल्स है दोस्तों। अनुसूची 6 जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंधों से संबंध है, इसलिए युग्म 2 जो है वो सही सुमेलित नहीं है। 10वां अनुसूची है कि संसद के सदस्यों की निर्भरता से संबंध है, ये आपका सही है। तो केवल 1 और 3 जो है अनुसूची और उपबंध से सही सुमेलित है, तो केवल 1 और 3 यानी कि 42 नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 43 है कि ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि कौन सा सत्य कथन है, ट्रू स्टेटमेंट है। ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की एक सभा होती है, यह स्टेटमेंट ट्रू है। ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। ग्राम सभा का सदस्य बनने की योग्यता वही व्यक्ति रखता है जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो ग्राम सभा से रिलेटेड जो है सभी आपका स्टेटमेंट सही है, यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी 43 नंबर के प्रश्न का भी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है राज्य का नाम दिया और दूसरी तरफ है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या दिया हुआ है। तो गुजरात में कितने सदस्यों की संख्या है, गुजरात में 11 है दोस्तों, इस प्रकार से 1 का 2 हो जाएगा। कर्नाटक में कितने दोस्तों, 12 है आपका, यानी कि 3 हो जाएगा। सी में क्या है, बिहार में कितना है, वो है 16 यानी कि 1 हो जाएगा। और लास्ट उड़ीसा में कितना है दोस्तों, वो है आपका 10 है। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो सही मिलान है वो है आपका 2314 ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 44 नंबर का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कहाँ है, वो है आपका यूपी में है। यूपी में कितना है, वहाँ 31 याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सर्वाधिक जो है वो यूपी में है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है, 2314 सही कूट है 44 नंबर के प्रश्न का। 45 है कि निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का आपके अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का जो प्रावधान है वो संविधान के किस अनुच्छेद में किया हुआ है, वो अनुच्छेद 263 में इसका गठन का प्रावधान किया गया है। और अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं यानी प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर के प्रश्न का। 46 है कि भारतीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर तब भी कानून बना सकती है जब क्या होगा, जब जो है आपका 1 से अधिक कारण हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्या कारण है, अनुच्छेद 249 में उल्लेखित है कि संसद राज्य सूची में किसी विषय पर कानून बना सकती है। पहले आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 249 में। और राज्यसभा जो है अपने उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों से बहुमत से प्रस्ताव पारित कर सकता है। ठीक है, और दूसरा एक अनुच्छेद 356 जो राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत किसी राज्य को रखा गया और अंतर्राष्ट्रीय समझौते या विदेशी शक्तियों के साथ संधियों के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार से आपका जो है 1 से अधिक जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से 1 से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। और राज्य सूची में वर्तमान जो है कितने विषय शामिल है, राज्य सूची में वर्तमान में जो है 61 विषय शामिल है, ये आप याद रखिए कितने 61 विषय। 46 के बाद 47 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन जो है राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित है। तो राज्यसभा की शक्तियों में इन 4 में से कौन सा सम्मिलित है। तो पहला है आपका कि सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है तथा धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है राज्यसभा की शक्तियों में, तो ये आपका पहला है, सही है। संवैधानिक संशोधन को भी पारित करती है, भी आपका जो सही है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है, भी आपका कथन सही है। यानी कि राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित सभी हैं, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी 47 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा एक कथन जो है वो आपका फॉल्स है। तो मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान होता है, ये आपका कथन सही है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा तथा मुख्यमंत्री के परामर्श पर की जाती है, भी आपका कथन सही है। और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करता है, ये भी आपका मुख्यमंत्री के संबंध में सही स्टेटमेंट। और मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ये आपका कथन जो है वो आपका गलत है दोस्तों। कार्यपालिका का प्रमुख मुख्यमंत्री नहीं बल्कि राज्यपाल होता है। इस प्रकार जो है आपका मुख्यमंत्री के संबंध में चौथा स्टेटमेंट फॉल्स है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये चौथा नंबर का स्टेटमेंट 48 का गलत है। 49 नंबर के विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी इसमें भी एक आपका फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। तो पहला है कि इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, ये आपका कथन सही है। आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, ये भी आपका कथन सही है। और राज्यपाल इसके कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व भी इसे विघटित कर सकते हैं, ये भी आपका कथन सही है। और विधानसभा में एंग्लो समुदाय से एक सदस्य को नामित किया जाता है, ये आपका जो है स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है दोस्तों। ठीक है, ये जो है संसद और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 104वें संशोधन के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया, ये इस कारण जो है विधानसभा के संदर्भ में ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। ऑप्शन नंबर डी 49 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है 50 नंबर के बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण
दक्षिण की ओर, यानी कि ऊपर से आपको नीचे की ओर व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर, तो सबसे पहले जो उत्तर में आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सीतामढ़ी हो जाएगा। सीतामढ़ी के बाद आपका मुजफ्फरपुर आ जाएगा, और मुजफ्फरपुर के बाद आपका जो है वो पटना आ जाएगा, और पटना के बाद आपका आ जाएगा जहानाबाद, उसके बाद गया। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी जो है आपका उत्तर से आपका दक्षिण की ओर सही सुमेलित है। सो ऑप्शन नंबर डी 50 का करेक्ट आंसर है। 51 है कि इटांकी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो इटांकी नेशनल पार्क जो है वो नागालैंड में अवस्थित है। तो नागालैंड यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। और सिक्किम में कौन सा आपका नेशनल पार्क अवस्थित है दोस्तों? सिक्किम में जो है आपका पंगोलख वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है। मणिपुर में केबिल लामाजाओ यानी कि एकमात्र तैरता उद्यान जो है वो मणिपुर में है। इस प्रकार से आपका नागालैंड इटांकी नेशनल पार्क राइट आंसर है। 52 है कि भारत में वन नीति 1952 कब आया था? भारत में वन नीति 1952 में आया था। एक ये क्वेश्चन हो गया। और इसका संशोधन कब किया गया? तो इसका संशोधन 1988 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट 53 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में कितना जनसंख्या घनत्व है? प्रति व्यक्ति जो है 17 व्यक्ति, कितना प्रति 17 व्यक्ति जो है वर्ग किलोमीटर पे है। 17 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर पे है। इस प्रकार जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वो कहाँ है? अरुणाचल में। और सबसे ज़्यादा कहाँ है दोस्तों? वो बिहार में है। प्रति जो है 1006 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर पर, कितना? 1106 किलोमीटर 1106 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर है जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा बिहार का है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन सा है? वो है दिल्ली है। वहाँ कितना है दोस्तों? 11,320 व्यक्ति, कितना? 11,320 व्यक्ति जो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश 17 जो है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर राइट आंसर है। 54 है कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक जो है 10 डिग्री चैनल द्वारा जो है आपस में पृथक किया जाता है? तो अंडमान एवं निकोबार जो है वो 10 डिग्री चैनल अथवा जो है जलमार्ग के द्वारा जो है पृथक किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार। 54 के बाद 55 है कि पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के बीच निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो इसमें जो है आपका कुड़प्पा समूह की चट्टानें पाई जाती है पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के भागों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 नंबर के प्रश्न का। 56 नंबर का प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी अवस्थित है। तो कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी जो मध्य हिमालय और लघु हिमालय में अवस्थित है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है 56 नंबर के प्रश्न का। 57 है कि पश्चिम तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो केरल जो है वो कोरोमंडल, तो ये आपका जो है सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। कोरोमंडल तट के नाम से जो है वो तमिलनाडु से संबंधित होगा, ना कि केरल से होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, जो कि आपका सही सुमेलित नहीं है। 57 का 58 है कि भारत में लावा की पठार अधिकतम मोटाई मिलती है। तो लावा की पठार की अधिकतम मोटाई जो है वो महाराष्ट्र में मिलती है। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 58 नंबर के प्रश्न का। 59 है कि काली सिंध, शिप्रा, पर्वती एवं बनास निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? काली सिंध, शिप्रा, पर्वती एवं बनास, तो ये जो है सहायक नदियाँ चंबल नदी की। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी 59 का राइट आंसर हो जाएगा। 59 के बाद 60 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 60 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम है कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, नेक्स्ट है 61 नंबर की पृथ्वी की भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम क्या है? तो पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम सबसे पहले ऑक्सीजन हो जाएगा, उसके बाद आपका सिलिकॉन हो जाएगा, उसके बाद एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम और सोडियम है। इस प्रकार से आपका जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें देखिए दिया हुआ है पहले ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सोडियम। ऑक्सीजन को O2 से दर्शाया हुआ है, उसके बाद सिलिकॉन को आपका SI से, एल्युमिनियम को आपको Al से, Fe लोहा को, और कैल्शियम को Ca से, और आपका सोडियम को Na से दर्शाया हुआ है। इस प्रकार से भूपट्टी में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम है। 62 है कि निम्नलिखित देशों में से कौन जो है भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? ये आपका देखिए 4 देश का नाम है, ब्रुनई, आपका कोलंबिया, केनिया और वेनेजुएला। तो कौन कौन अवस्थित है? वो आपका कोलंबिया और आपका जो है केनिया, ये जो है आपका भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। इस प्रकार से आपका 2 एवं 3 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 62 के बाद 63 की किस प्रकार के ज्वालामुखी जो है उद्धार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है? तो किस ज्वालामुखी के उद्धार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ? वो हुआ है आपका जो है बेसाल्ट लावा प्रवाह से। किससे? बेसाल्ट लावा प्रवाह से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 नंबर के प्रश्न का। 64 है कि ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित खनिजों में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो लौह अयस्क का जो है सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो इसका सबसे बड़ा लौह
उत्पादक देश कौन सा है, वो है ऑस्ट्रेलिया है। तो लौह अयस्क ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया का जो है पली-बारा क्षेत्र अपने लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा क्षेत्र, पली-बारा क्षेत्र है। नेक्स्ट है 65 नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। तो पारिस्थितिकीय तंत्र में जैव विविधता जो सबसे अधिक पाई जाती है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और इस बायोम में दुनिया के सबसे बड़ी जैव विविधता शामिल है। इस बायोम के भीतर पौधों और जानवरों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती है और जो है यह भूमध्य रेखा के आसपास पाया जाता है और पारिस्थितिक तंत्र सबका प्रयोग सर्वप्रथम टेंसले ने किया था। निर्यात और आयात पर लगने वाला कर है, तो निर्यात और आयात पर लगने वाला कर जो है वो अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 66 नंबर के प्रश्न का 67 है कि भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है। तो भारत की राजकोषीय नीति जो है वित्त आयोग के द्वारा प्रतिपादित की जाती है। तो वित्त आयोग यानी ऑप्शन नंबर बी 67 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 68 है कि नरसिम्हन कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित था। तो नरसिम्हन कमेटी 1 जो है वो बैंकिंग संरचना के सुधार से संबंधित था। तो नरसिम्हन कमेटी 1 जो है बैंकिंग संरचना और इसका जो गठन है वो कब किया गया था, वो 1991 में किया गया था। और नरसिम्हन समिति 2 का गठन कब किया गया था, वो 1998 में किया गया था। ये आप याद रखिए। सो बैंकिंग संरचना सुधार ऑप्शन नंबर डी 68 का करेक्ट आंसर होगा। 69 है कि सेबी का मुख्यालय स्थित है। तो सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, वो मुंबई में स्थित है। मुंबई यानी कि ऑप्शन नंबर आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका जो है आपका शॉर्ट फॉर्म है सेबी। और इसका स्थापना जो है 1988 को किया गया था। ठीक है, और 30 जनवरी 1992 को जो है इसका वैधानिक दर्जा मिला था। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष का नाम है माधवीपुरी बुच। ठीक है, माधवीपुरी बुच इसका राइट आंसर। और वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष यानी कि चेयरपर्सन का नाम है तुहिन कांता पांडे। सो मुंबई में सेबी का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 नंबर के प्रश्न का। 70 है कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार थे। तो भारतीय नियोजन के वास्तुकार का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 नंबर के प्रश्न का। 71 नंबर का प्रश्न देखिए सेट नंबर 3 का कि आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि के क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। तो कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है दोस्तों, वो है आपका 3.8%, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2025 में कृषि के क्षेत्र में। 72 है कि नए आयकर की दर के अनुसार 24 लाख से अधिक की आय पर कितना टैक्स लगता है। तो नए आयकर की दर पर जो 24 लाख से अधिक पर जो है 30% का टैक्स लगता है। और जान लीजिए कि आपका 0 से 4 लाख पर कितना लगेगा, 0%। 4 से 8 लाख पर 5% लगेगा। 8 से 12 लाख पर आपका 10% लगेगा। और आपका 12 से 16 लाख पर कितना लगेगा, 15% लगेगा। और 20% कितना पर लगेगा, वो 16 से 20 लाख पर। ठीक है, और आपका जो है 25% लगेगा वो 20 से 24, और 24 लाख से अगर ऊपर होता है तो वो आपका 30% का टैक्स लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 72 नंबर के प्रश्न का। 73 नंबर है कि बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन बिहटा में किया गया है। तो बिहटा ऑप्शन नंबर आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 नंबर के प्रश्न का। 74 के ट्विटर यानी कि एक्स की नई सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो है लिंडा याकिरिनो। क्या नाम है, लिंडा याकिरिनो। सो ऑप्शन नंबर आपका जो है एक करेक्ट आंसर होगा याकारिनो। लिंडा ट्विटर यानी कि एक्स की नई सीईओ नियुक्त हुई है। 75 है आपका कि ऑपरेशन कन्वेंशन किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन कन्वेंशन जो है आपका किससे संबंधित है, वो आपका संबंधित है यौन उत्पीड़न से, दूसरा धर्म परिवर्तन से, और तीसरा जो है गौ हत्या पर रोक से। इन तीनों से जो है ऑपरेशन कन्वेंशन संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 75 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर का प्रश्न है कि भारत और ओमान का संयुक्त जो है नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है नसीम अल बहर, इसका आयोजन कहाँ किया गया था। तो नसीम अल बहर का जो है आयोजन वो गोवा में किया गया था। गोवा यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भारत और ओमान का जो संयुक्त नौसैनिक अभ्यास था और इसका नाम है नसीम अल बहर। 77 के अशोक हॉल का नाम बदलकर कर दिया गया है। तो अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, जब फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए। अशोक हॉल का नाम क्या बदल के, अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप कर दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक मंडप। बिहार की कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो बिहार की 2 महिलाओं को जो है, बिहार की कौन 2 महिला हैं उनको जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक है आपके स्वर शारदा सिन्हा, जिनको मरणोपरांत जो है आपको जो है पद्म पुरस्कार मिलेगा। और जो है दूसरा निर्मला देवी, किनका नाम है निर्मला देवी। 2 जो है महिला इनको पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। स्वप्निल कुशाले जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया हुए किस राज्य से संबंधित रखते हैं। तो ये संबंधित रखते हैं महाराष्ट्र राज्य से दोस्तों। महाराष्ट्र यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 79 नंबर के प्रश्न का। 80 नंबर है कि निजुत मोइना किस राज्य की योजना है। तो निजुत मोइना जो है वो असम राज्य की योजना है। तो असम ऑप्शन नंबर ए 80 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है। 81 नंबर है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी गई। इस परियोजना की अवस्थिति किस राज्य में है। तो इस योजना की परिस्थिति जो है वो महाराष्ट्र राज्य में है। अवस्थिति ऑप्शन नंबर डी 81 का राइट आंसर हो जाएगा। 82 है कि SIPRI द्वारा हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में कुल कितने देशों को परमाणु संपन्न बतलाया गया है। तो इस रिपोर्ट में दोस्तों कुल 9 देशों को परमाणु संपन्न बतलाया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी 82 का राइट आंसर होगा। 83 नंबर का प्रश्न
प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन कौन से कथन जो है सत्य है। तो पहला है कि इस योजना से आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा, तो ये आपका जो है कथन सत्य है। और इसमें जो है 63,000 आदिवासी गाँवों को शामिल करने का लक्ष्य है, तो ये भी जो है प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में सही लक्ष्य कथन है। सो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 जो है दोनों कथन सही है। 83 के बाद 84 नंबर का प्रश्न है, आपका मैथ से रिलेटेड प्रश्न है। तो 84 और 85 आपको मैथ से हैं, 86 मैथ से हैं। तो आपको जो वीडियो को पॉज करके इसको बनाना है, नहीं तो अगर आपको इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना 91 नंबर का प्रश्न कि प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। तो प्रथम ओलंपिक खेल दोस्तों यूरो में हुए थे। कहाँ हुए थे, कहाँ बताइए आपका, यूनान, पेरिस, लुसाने या चीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा यूनान। यूनान जो है प्रथम ओलंपिक खेल यूनान में हुआ था। ये कब हुआ था, 1896 ईस्वी में। सो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा 91 नंबर के प्रश्न का। 92 है कि सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सुब्रतो कप का संबंध जो है फुटबॉल से, तो फुटबॉल यानी ऑप्शन नंबर ए 92 का राइट आंसर होगा। 93 की जर्मनी का आधिकारिक मुद्रा का नाम क्या है। तो जर्मनी के जो है आधिकारिक मुद्रा का नाम है क्या है दोस्तों, वो है यूरो है। यूरो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 93 नंबर के प्रश्न का। और जान लीजिए जापान का क्या है, जापान का दोस्तों येन है। और नेपाल का क्या है, नेपाली रुपया है। तुर्की का क्या है दोस्तों, तुर्की का जो है लीरा है। फिलीपींस का क्या है, पेसो। और स्पेन का क्या है, यूरो है। नेक्स्ट है 94 नंबर के वाटरमैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किन्हें कहा जाता है। तो वाटरमैन ऑफ इंडिया जो है निम्नलिखित में से कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। राजेंद्र सिंह ऑप्शन नंबर आपका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सुंदर लाल बहुगुणा जो है वो चिपको आंदोलन के प्रणेता थे, ठीक है। और नेक्स्ट है अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो यह इसकी शुरुआत जो 1952 से की गई थी। तो 1952 ऑप्शन नंबर सी 95 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अशोक चक्र पुरस्कार जो है सैनिकों तथा नागरिकों को उसके साहस, पराक्रम या आत्म बलिदान का जो है अत्यंत सराहनीय कार्य दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। और अशोक चक्र जो है शांतिकाल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 96 है कि फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, जो कौन गलत स्पेलिंग वर्ड है वो आपको फाइंड करना है, चुनना है आपका। गेटी क्या है आपका दोस्तों, GAITY है आपका जो है फॉल्स है। इसका जो सही मीनिंग होगा आपका GAIETY होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड ये है। सो ऑप्शन नंबर सी 96 का करेक्ट आंसर है। 97 तो डाल डाल में पात पात का अर्थ है। इसका मतलब है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। सो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी राइट आंसर है। 98 है कि शब्द से या चीज़ किसका परिवाची शब्द है। तो यह जो है अर्जुन का जो परिवाची शब्द है अर्जुन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 99 की महर्षि का संधि विग्रह है। तो महर्षि का संधि विग्रह जो है महाजो ऋषि है। सो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 99 के बाद 100 नंबर का प्रश्न देखिए, सेट नंबर 3 का आपका एडुटेरिया का वॉल्यूम 2। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रीफिक्स गिवन बिलो बाई एडिंग विच वन इन एबिलिटी ए न्यू वर्ड कैन बी फॉर्म्ड। तो यह है आपका जो है इन से जो है हम लोग नए वर्ड को हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। इन से इन एबिलिटी से हम इन एबिलिटी बना सकते हैं। इस प्रकार से आपका जो ए राइट आंसर हो जाएगा, सफिक्स लगाकर, इन सफिक्स लगाकर। तो 100 नंबर का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो इसका सिर्फ पीडीएफ नहीं, इसके साथ साथ देखिए आपका बिहार दरोगा का उत्तर व्याख्या भी मिल जाएगा। आप इसे समझ भी सकते हैं घर बैठे आराम से कि हमने जो उत्तर बताया है वो गलत बताया है या फिर सही बताया है। तो आप आराम से बैठकर समझ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट नंबर 4 के साथ मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद।